का केंद्र है। इसका इतिहास और विरासत दोनों बहुत विशाल है। इसी दौरान सामने से टियानबाओ पवेलियन की पवेलियन मास्टर लियू यी उनका स्वागत करने पहुंचती है। वो सभी को सम्मान पूर्वक प्रणाम करती है। निंग यून उसे तुरंत पहचान लेती है। वो हंसते हुए कहती है, आप वही है ना जो हमेशा हमारे सेक्ट में सामान पहुंचाने आती थी? लियू यी भी मुस्कुरा देती है। वो सभी को तुरंत अपने क्लाउड ड्रीम पवेलियन चलने का निमंत्रण देती है। वो बताती है, इस समय सेंट्रल रीजन की लगभग हर बड़ी शक्ति तुम लोगों पर नजर रख रही है। यहाँ सड़क पर खड़े होकर बात करना सुरक्षित नहीं। सभी उसके साथ क्लाउड ड्रीम पवेलियन पहुंच जाते हैं। वहां लियू यी पूरी स्थिति समझाती है। वो बताती है कि फेंगशियन सिटी में फीनिक्स के प्रकट होने के बाद पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट में हलचल मच गई। सभी शक्तियां अभी भी उनकी असली पहचान का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि किसी को अभी तक ये नहीं पता कि वे वॉनफा सेक्ट के डायरेक्ट डिसाइपल हैं, इसलिए कोई भी जल्दबाजी में उनके खिलाफ कदम नहीं उठा रहा। इसके बाद निंग टियान असली मकसद बताता है। वो कहता है, हम सेंट्रल रीजन घूमने नहीं आए हैं, हम प्रोडिजी अरीना में भाग लेने आए हैं। हम देखना चाहते हैं कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े जीनियस कितने शक्तिशाली हैं। लियू यी सिर हिलाकर कहती है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें प्रोडिजी अरीना के सभी नियम विस्तार से बताती हूँ। वो समझाती है कि ये प्रतियोगिता सेंट्रल रीजन की 9 सबसे बड़ी शक्तियों द्वारा आयोजित की जाती है। हर बार मेजबान बदलता है और प्रतियोगिता खत्म होने के बाद सबसे प्रतिभाशाली जीनियस को सबसे पहले होस्ट फोर्स चुनती है। बाकी प्रतिभाओं का चयन बाकी प्रीफेक्चर लेवल फोर्सेस करती हैं। अब निंग टियान और उसके साथी पहली बार सेंट्रल कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े जीनियस टूर्नामेंट में प्रवेश करने वाले थे, जहां उनका सामना पूरे महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली यंग कल्टिवेटर से होने वाला था। क्लाउड ड्रीम पवेलियन में बैठकर लियू यी, निंग टियान और बाकी सभी डिसाइपल को प्रोडिजी अरीना के बारे में विस्तार से बताना शुरू करती है। वो समझाती है कि प्रोडिजी अरीना केवल एक टूर्नामेंट नहीं है, ये पूरे सेंट्रल रीजन का सबसे बड़ा टैलेंट सिलेक्शन है। हर बार 9 प्रीफेक्चर लेवल फोर्सेस अपने सबसे शक्तिशाली डिसाइपल को भेजती हैं। अगर कोई बाहरी जीनियस अच्छा प्रदर्शन करता है तो बड़ी बड़ी शक्तियां उसे अपने सेक्ट या फैमिली में शामिल करने की कोशिश करती हैं। निंग टियान उत्सुक होकर पूछता है, अगर कोई जीत जाए तो क्या उसे जरूरी है कि वो किसी फोर्स में शामिल हो? लियू यी मुस्कुराकर जवाब देती है, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा उसी प्रतिभा का होता है। फिर वो बताती है कि सिर्फ सेंट्रल रीजन ही नहीं, ईस्टर्न डोमेन, वेस्टर्न डोमेन, नॉर्दर्न डोमेन, सदर्न डोमेन, चारों क्षेत्रों से भी जीनियस इस प्रतियोगिता में भाग लेने आते हैं। अगर किसी साधारण फैमिली का जीनियस यहाँ चमक जाए तो उसकी पूरी फैमिली की किस्मत बदल सकती है। यही कारण है कि हर प्रोडिजी अरीना में लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। इसके बाद निंग टियान सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछता है, इस बार सबसे ताकतवर प्रतिभाएं कौन कौन है? लियू यी एक एक करके सभी बड़े जीनियस का परिचय देना शुरू करती है। सबसे पहला नाम था शुआनयुआन चिंग। शुआनयुआन इंपीरियल क्लैन का सबसे बड़ा जीनियस, उम्र केवल 25 साल, कल्टिवेशन सेंट एंट्री रियल्म पीक, और उसके पास लेजेंडरी एंशिएंट सॉर्ड एम्परर बॉडी है। उसकी सॉर्ड इंटेंट अपने आप सामने वाले पर दबाव बना देती है। दूसरा नाम था शेन चांगचिंग, टाइकिंग होली लैंड का सबसे बड़ा डिसाइपल। उसके पास वूजी डाओ बॉडी है। वो टाइकिंग वूजी डाओ की साधना करता है। उसका स्वभाव बेहद शांत, ठंडा और घमंडी माना जाता है। तीसरा नाम मुरोंग शुआंग, मुरोंग इंपीरियल क्लैन की इंपीरियल प्रिंसेस। उसके पास प्रोफाउंड यिन डिवाइन बॉडी है। वो ग्रेट यिन पावर की साधना करती है। उसकी पूरी पर्सनैलिटी बर्फ की तरह ठंडी है। चौथी प्रतिभा थी मैंग्याओ, याओगुआंग होली लैंड की सेंटेस, हेवनली साउंड सेंट बॉडी की मालिक। उसकी आवाज ही हमला बन जाती है। हर शब्द ग्रेट डाओ की शक्ति लेकर निकलता है। पांचवा नाम जियन वूचन, गियुआ सॉर्ड पवेलियन का सबसे शक्तिशाली जीनियस। उसके पास 5 एलिमेंट सॉर्ड बॉडी है। और छठा नाम चूसी, चिंगलन एकेडमी का टॉप डिसाइपल। उसके पास लिटरेरी हार्ड डाओ बॉडी है। वो लिटरेचर के माध्यम से डाओ को समझता है। उसका स्वभाव बेहद शांत और विद्वानों जैसा है। निंग यून आश्चर्य से पूछती है, क्या सिर्फ यही 6 लोग सबसे मजबूत हैं? लियू यी सिर हिलाती है। वो बताती है कि और भी कई प्रतिभाएं हैं, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं 6 लोगों की है। इसके बाद वो निंग टियान की ओर देखकर मुस्कुराती है, लेकिन इन सब के मुकाबले मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद है। तुम्हारे पास लेजेंडरी सुप्रीम बोन है और तुम्हें स्वयं सेक्ट मास्टर ने सिखाया है। निंग यून तुरंत हैरान होकर पूछती है, आपको कैसे पता कि सीनियर ब्रदर के पास सुप्रीम बोन है? लियू यी हंसते हुए जवाब देती है, जब चिन फैमिली के सेंट को हेवनली कैलामिटी लाइट से मारा गया था तभी पूरे सेंट्रल रीजन को यह बात पता चल चुकी थी। सब लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद निंग टियान फैसला करता है कि अगले 2 दिन वे बाहर नहीं जाएंगे। सभी अपनी कंडीशन को परफेक्ट करेंगे ताकि अरीना में पूरी ताकत से लड़ सकें। लेकिन निंग यून जिद पकड़ लेती है। वो भी अरीना में लड़ना चाहती थी। निंग टियान तुरंत मना कर देता है। वो कहता है, तुम अभी सिर्फ नीचे बैठकर मुकाबले देखोगी। निंग यून नाराज होकर कहती है, मैं अब बहुत मजबूत हूं, अगर घायल भी हुई तो हेवन मेंडिंग आर्ट से ठीक हो जाऊंगी। लेकिन निंग टियान अपनी बात नहीं बदलता। आखिर में निंग यून मुंह फुलाकर मान जाती है। उधर टियानबाओ पवेलियन में लियू यी अपने पिता को पूरी रिपोर्ट देती है। वो बताती है कि वानफा सेक्ट के डायरेक्ट डिसाइपल सचमुच प्रोडिजी अरीना में भाग लेने आए हैं। साथ ही उसने उन्हें सेंट्रल रीजन के सभी बड़े जीनियस की जानकारी भी दे दी है। लियू बाई संतुष्ट होकर मुस्कुराता है। वो कहता है, अब देखते हैं इंपीरियल क्लैन और होली लैंड के लोग इन बच्चों को देखकर क्या करते हैं। उसे पूरा विश्वास था कि इतनी बड़ी प्रतिभाओं को देखकर कोई भी उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहेगा, लेकिन किसी को उनकी असली पहचान का पता नहीं था। इसलिए सभी फिलहाल केवल इंतजार कर रहे थे। उधर उसी समय ईस्टर्न डोमेन के वानफा सेक्ट में भी हलचल मची हुई थी। जियांग फैमिली निंग टियान का रिकमेंडेशन लेटर लेकर सेक्ट पहुंच जाती है। गेट एल्डर लेटर देखते ही समझ जाता है कि यह निंग टियान का टोकन है। वो तुरंत ग्रैंड एल्डर को सूचना देता है। ग्रैंड एल्डर पहले सेक्ट मास्टर से पूछने का सोचते हैं, लेकिन तभी रॉक्सी आ जाती है। वो बताती है कि सेक्ट मास्टर को पहले से ही सब पता है। उन्होंने आदेश दिया है कि सभी का असेसमेंट सामान्य नियमों के अनुसार ही लिया जाएगा। इसके बाद वॉन्ग लिन सभी उम्मीदवारों के सामने परीक्षा के नियम समझाता है। पहला चरण था इल्यूजरी स्पिरिट स्टेयरकेस, कुल 99 सीढ़ियां। पहली 66 सीढ़ियों पर हर व्यक्ति को अलग अलग इल्यूजन का सामना करना होगा। लोभ, डर, मोह, क्रोध, मृत्यु, हर तरह की परीक्षा सामने आएगी। जिसका डाव हार्ट कमजोर होगा वो तुरंत बाहर हो जाएगा। जो पूरी सीढ़ी पार कर लेगा वो चाहे कम टैलेंट वाला हो
फिर भी सेक्ट में मीनियल डिसाइपल बन सकता है। इसके बाद दूसरा चरण था टैलेंट बेल टेस्ट। विशाल बेल को बजाकर टैलेंट मापा जाएगा। 4 से 6 बेल रिंग आउटर डिसाइपल, 7 से 9 रिंग सीधे इनर डिसाइपल। नियम सुनते ही असेसमेंट शुरू हो जाता है। जियांग फैमिली के सभी युवा पूरी ताकत से इल्यूजरी स्पिरिट स्टेयरकेस चढ़ना शुरू करते हैं। कई लोग बीच में ही इल्यूजन में फंसकर हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अंत तक पहुंच जाते हैं। आखिरकार परीक्षा खत्म होती है। पूरे जियांग फैमिली से कुल 32 लोग पहली परीक्षा पास कर लेते हैं। जियांग पेट्रियार्क खुशी से भर उठते हैं। फिर टैलेंट टेस्ट शुरू होता है। आखिर में परिणाम सामने आता है। कोई भी इनर डिसाइपल नहीं बन पाता। सिर्फ जियांग शोई और जियांग ताओ 6 बार बेल बजाकर आउटर डिसाइपल बनने में सफल होते हैं। फिर भी जियांग फैमिली के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। इतने लोगों का एक साथ वॉन्फा सेक्ट में प्रवेश उनकी पूरी फैमिली का भविष्य बदलने वाला था। इतना खुश होकर जियांग फैमिली का एक सदस्य मजाक में कह देता है, क्यों ना पूरा जियांग फैमिली ही 10,000 लॉस्ट सिटी में आकर बस जाए। ये सुनकर पूरा परिवार मुस्कुरा उठता है, क्योंकि अब उनकी किस्मत सचमुच बदल चुकी थी। उधर सेंट्रल रीजन में 3 साल बाद होने वाला सबसे बड़ा आयोजन प्रोडिजी अरीना बैटल आखिरकार शुरू होने वाला था। पूरे शहर में उत्साह की लहर दौड़ गई। हर तरफ सिर्फ इसी प्रतियोगिता की चर्चा हो रही थी। लोग कहते थे कि इस बार सेंट एंट्री रियल्म के सबसे बड़े जीनियस भी भाग ले रहे हैं। इंपीरियल क्लैन, होली लैंड, अकेडमी, सॉर्ड पवेलियन, हर बड़ी शक्ति के सबसे प्रतिभाशाली डिसाइपल इस अरीना में उतरने वाले थे। तभी वॉन्फा सेक्ट के सेक्ट मास्टर के पास अचानक ड्रीम सिस्टम का नया मिशन आ जाता है। मिशन वॉन्फा सेक्ट के 5 डायरेक्ट डिसाइपल को पूरे सेंट्रल प्रोविंस में प्रसिद्ध बनाना और उन्हें टूर्नामेंट के टॉप 5 स्थान दिलाना। मिशन पूरा होने पर एक स्पेशल गिफ्ट पैक मिलेगा। सेक्ट मास्टर हैंस पड़ता है। वो सिस्टम से शिकायत करता है कि टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले मिशन देना कोई अच्छी बात नहीं है। फिर वो तुरंत मास्टर डिसाइपल जेड पेंडेंट के माध्यम से निंगटियान और बाकी सभी डिसाइपल से संपर्क करता है। कुछ ही पल में निंगटियान, काई बुफान, हुआ एन, म्यू छिंगचेंग और निंग युए सभी मास्टर के सामने उपस्थित हो जाते हैं। सेक्ट मास्टर उन्हें सबसे महत्वपूर्ण आदेश देता है, आज के टूर्नामेंट में टॉप 5 की सभी जगहें हमारी वॉन्फा सेक्ट की होनी चाहिए। सभी डिसाइपल बिना किसी हिचक के आदेश स्वीकार कर लेते हैं। फिर निंग युए मासूमियत से पूछती है, मास्टर क्या मैं भी लड़ सकती हूँ? सेक्ट मास्टर मुस्कुराकर उसकी अनुमति दे देता है। वो कहता है कि लू चैन उसके साथ रहेगा, इसलिए उसे कोई खतरा नहीं होगा। निंग युए खुशी से उछल पड़ती है। वो कहती है कि वापस लौटकर मास्टर के लिए खुद मांस भूनकर खिलाएगी। फिर मासूमियत में ये भी कह देती है कि बुढ़ापे में मास्टर की सेवा करेगी और उनके मरने के बाद कागज के पैसे भी जलाएगी। उसकी ये बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। मास्टर उन्हें शुभकामनाएं देकर वापस सेक्ट लौट जाता है। इसके बाद 5 डिसाइपल टियानबाओ पवेलियन पहुंचते हैं। ल्यू यी पहले ही उनका रजिस्ट्रेशन करवा चुकी होती है। सभी अरीना की सबसे अच्छी जगह पर बैठकर प्रतियोगिता शुरू होने का इंतजार करने लगते हैं। उधर सेंट्रल रीजन की सभी बड़ी शक्तियां भी एक एक करके पहुंचने लगती हैं। इंपीरियल क्लैन, होली लैंड, सॉर्ड पवेलियन, अकेडमी, हर शक्ति की भव्य एंट्री देखकर पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है। ल्यू यी अपने पिता ल्यू बाई की ओर इशारा करके निंगटियान को बताती है कि सामने बने 9 जेड प्लेटफॉर्म सेंट्रल रीजन की 9 सबसे बड़ी प्रीफेक्चर लेवल फोर्सेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी दौरान ग्युआन सॉर्ड पवेलियन का मास्टर ल्यू बाई से मजाक करता है। उसे अब पता चलता है कि वॉन्फा सेक्ट के 5 डायरेक्ट डिसाइपल पहले से टियानबाओ पवेलियन में मौजूद थे। वो हंसते हुए कहता है कि अगर उसे पहले ये बात पता न होती तो शायद वो उन्हें अपने सॉर्ड पवेलियन में भर्ती करने की कोशिश कर बैठता। कुछ देर बाद इस बार के आयोजक शुआन्युआन इंपीरियल क्लैन भी अरीना में पहुंच जाते हैं। पूरा स्टेडियम शांत हो जाता है। मुख्य रेफरी सभी नियमों की घोषणा करता है। इस बार कुल 836 प्रतिभाशाली कल्टीवेटर प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। इनमें से 270 प्रतिभागी 9 इंपीरियल लेवल फोर्सेस के थे, जिन्हें सीधे मिड टूर्नामेंट में प्रवेश मिला। बाकी 566 प्रतिभागियों को प्रिलिमिनरी राउंड खेलना होगा। ड्रॉ के आधार पर सभी की पेयरिंग होगी। हारने वाला तुरंत बाहर और जीतने वाला अगले राउंड में पहुंच जाएगा। साथ ही एक और नियम घोषित किया जाता है, फॉरबिडन टेक्निक का उपयोग पूरी तरह मना है। अगर कोई प्रतिद्वंद्वी हार मान लेफ्टिनेंट तो उसके बाद उस पर हमला करना भी अपराध माना जाएगा। बाकी हर तरह की लड़ाई की अनुमति होगी। नियम सुनते ही पूरे स्टेडियम में जबरदस्त उत्साह फैल जाता है। उधर इंपीरियल क्लैन के सबसे बड़े जीनियस भी वॉन्फा सेक्ट के 5 डिसाइपल को ध्यान से देखने लगते हैं। शुआन्युआन चिंग की नजर सीधे म्यू छिंगचेंग पर टिक जाती है। वो पहली बार किसी लड़की की प्रेजेंस महसूस करता है, लेकिन उसके साथ खड़ा दूसरा जीनियस मजाक में कहता है कि अगर शुआन्युआन चिंग को उस लड़की में रुचि नहीं है तो वो उसे अपनी मेड बना लेगा। ये सुनते ही शुआन्युआन चिंग का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। वो साफ चेतावनी देता है, अगर किसी ने उस लड़की के बारे में गलत इरादा रखा तो मैं उसे खुद मार डालूंगा। दूसरा जीनियस तुरंत चुप हो जाता है। इसी बीच टूर्नामेंट आधिकारिक रूप से शुरू हो जाता है। सभी 566 प्रतिभागी ड्रॉ निकालने के लिए अरीना में पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी अचानक भीड़ के बीच एक बहुत छोटी बच्ची भी मंच पर दिखाई देती है। उसे देखकर पूरा स्टेडियम हैरान रह जाता है। लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं, ये बच्ची यहाँ कैसे आ गई? इसकी उम्र तो मुश्किल से 8-9 साल होगी। क्या आयोजकों ने जांच ही नहीं की? कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इतनी छोटी बच्ची सेंट्रल रीजन के सबसे बड़े टूर्नामेंट में टिक भी नहीं पाएगी। लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही छोटी बच्ची पूरे अरीना को चौंकाने वाली थी। प्रोडिजी अरीना के मैदान में जैसे ही छोटी सी निंग युए का नाम पुकारा जाता है, पूरा स्टेडियम उसकी ओर देखने लगता है। इतनी छोटी बच्ची को देखकर कई लोग हंसने लगते हैं, लेकिन कुछ अनुभवी कल्टीवेटर तुरंत सबको चेतावनी देते हैं। वे बताते हैं कि ये कोई साधारण बच्ची नहीं है, ये उन्हीं 5 प्रतिभाओं में से एक है जो फेंगशियन सिटी से आई है। इसकी ताकत किसी भी हेवनली प्राइड से कम नहीं है। इतनी कम उम्र में ऐसी कल्टीवेशन हजारों साल में शायद ही कभी
कभी देखने को मिलती है। कुछ लोग सोचने लगते हैं कि आखिर कौन सी शक्ति है जिसने ऐसी प्रतिभा को तैयार किया होगा। रेफरी भी घोषणा करता है कि टूर्नामेंट में भाग लेने वाले हर प्रतिभागी की पूरी जांच की गई है। यहाँ किसी तरह की धोखाधड़ी संभव नहीं है। इसके बाद ड्रॉ पूरा होता है। निंग युए को पहला मुकाबला मिलता है। उसका प्रतिद्वंद्वी था बिलियांग क्लैन का जीनियस जोलाई। सिर्फ 22 साल की उम्र में उसने आयरन ब्लेड बॉडी को लगभग पूर्णता तक साध लिया था। उसका स्वभाव बेहद क्रूर और घमंडी था। कहा जाता था कि उसने अपने ही सेक्ट में लगातार 15 प्रतिभाओं को हराया था। अरीना में आते ही जोलाई निंग युए को देखकर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है, मैं इतनी मुश्किलों से यहाँ पहुंचा और पहला मुकाबला एक छोटी बच्ची से। वो निंग युए को अरीना छोड़कर भाग जाने की सलाह देता है। साथ ही धमकी देता है कि अगर उसने हमला किया तो वो उसके हाथ पैर तोड़ देगा। लेकिन निंग युए बिल्कुल शांत खड़ी रहती है। वो अपनी सील खोलती है और अगले ही पल कायरन स्टेप का प्रयोग करती है। इतनी तेज गति से वो जोलाई के सामने पहुंचती है कि किसी को उसकी चाल दिखाई तक नहीं देती। सिर्फ एक किक और जोलाई सीधा अरीना के बाहर जा गिरता है। पूरा स्टेडियम सन्न रह जाता है। कुछ लोगों को तो यकीन ही नहीं होता कि मुकाबला खत्म भी हो चुका है। इंपीरियल क्लैन के कई बड़े लोग तुरंत खड़े हो जाते हैं। शुआनयुआन क्लैन का एक एल्डर उत्साहित होकर कहता है, ये लड़की मुझे चाहिए। लेकिन दूसरे इंपीरियल क्लैन भी उसी पर नजर गड़ा चुके थे। सब समझ चुके थे कि निंग युए कोई साधारण प्रतिभा नहीं है। निंग युए मासूमियत से मुस्कुराकर वापस अपने साथियों के पास लौट आती है। वो शिकायत करती है, वो तो बहुत कमजोर था, मुझे तो बिल्कुल मजा ही नहीं आया। उसकी बात सुनकर बाकी डिसाइपल हंस पड़ते हैं। इसी बीच निंग टियान का मुकाबला भी घोषित हो जाता है। उसका प्रतिद्वंद्वी था मो फेंग, यिनशा गोस्ट पाथ का बेहद निर्दयी कल्टीवेटर। उसने सीक्रेट रियल्म में अपने बराबर स्तर के 30 से ज्यादा प्रतिभाशाली कल्टीवेटर को मार डाला था। अरीना में आते ही मो फेंग बिना कोई बात किए सीधा किलिंग मूव चला देता है। लेकिन निंग टियान बिल्कुल नहीं घबराता। वो केवल एक वार करता है और मो फेंग उसी क्षण हार जाता है। एक और 1 हिट विक्ट्री। पूरा स्टेडियम फिर से दंग रह जाता है। लोग हैरानी से पूछने लगते हैं, ये दोनों आखिर हैं कौन? किसी को याद आता है कि कुछ दिन पहले श्वीजे सिटी में एक युवा जीनियस ने सेंट एंट्री रियल्म में रहते हुए मिड स्टेज सेंट को मार गिराया था। वो तुरंत चिल्लाकर कहता है, यही वही युवक है। अब पूरा स्टेडियम निंग टियान का नाम जान जाता है। इंपीरियल क्लैन, होली लैंड और बड़ी बड़ी शक्तियां तुरंत उसके बारे में चर्चा शुरू कर देती हैं। कई लोग उसे अपने सेक्ट में शामिल करना चाहते थे, लेकिन कुछ समझदार लोग कहते हैं, इन दोनों की टेक्निक देखकर साफ पता चलता है कि इनके पीछे कोई बेहद रहस्यमय मास्टर है। इतनी आसानी से इन्हें कोई अपने साथ नहीं ले जा सकेगा। उधर काई बुफान मुस्कुराकर निंग टियान से कहता है, सीनियर ब्रदर, पहला स्थान आपका ही होगा। लेकिन निंग टियान शांत स्वर में जवाब देता है, असली मुकाबला अभी बाकी है। 9 इंपीरियल फोर्सेस के जीनियस ही हमारी असली परीक्षा होंगे। इसी बीच म्यू शिंगचेंग का नाम भी पुकारा जाता है। उसका मुकाबला लिन हाओ से होना था। वो आत्मविश्वास के साथ अरीना में उतरती है। जैसे ही वो मंच पर पहुंचती है, पूरा स्टेडियम कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। उसकी सुंदरता देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध रह जाता है। यहाँ तक कि शुआनयुआन चिंग भी पहली बार अपना संयम खो देता है। वो मन ही मन फैसला करता है, चाहे कुछ भी करना पड़े, म्यू चिंगचेंग मुझे हर हाल में चाहिए। मुकाबला शुरू होते ही लिन हाओ मुस्कुराकर कहता है, इतनी सुंदर लड़की, अगर तुम्हारा चेहरा घायल हो गया तो बहुत अफसोस होगा। वो उसे बिना लड़े हार मानने की सलाह देता है, लेकिन म्यू चिंगचेंग कोई जवाब नहीं देती। अगले ही पल, सिर्फ एक ही वार में लिन हाओ पूरी तरह पराजित होकर अरीना में गिर पड़ता है। उसकी आंखों में केवल अविश्वास था। वो कांपती आवाज में बस इतना ही कह पाता है, ये कैसे संभव है? और पूरे स्टेडियम में फिर एक बार वानफा सेक्ट के नाम की गूंज फैल जाती है। म्यू चिंगचेंग के शानदार प्रदर्शन के बाद पूरा अरीना एक बार फिर वानफा सेक्ट की ताकत की चर्चा करने लगता है। इसी दौरान शुआनयुआन चिंग लगातार म्यू चिंगचेंग को देखता रहता है। उसके मन में अब सिर्फ एक ही विचार था, इतनी सुंदर, इतनी प्रतिभाशाली और इतनी शांत लड़की उसके अलावा किसी और की नहीं हो सकती। उसके आसपास बैठे दूसरे इंपीरियल क्लैन के जीनियस भी उसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन कोई मजाक में कह देता है, हो सकता है लड़की तुम्हें पसंद ही ना करती हो। इतने में एक और मुकाबला खत्म हो जाता है। वानफा सेक्ट का एक और डिसाइपल अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही वार में हरा देता है। पूरा स्टेडियम फिर से हैरान रह जाता है। लोग पूछने लगते हैं, सब आखिर किस सेक्ट के डिसाइपल हैं? किसी को उनका नाम तक पता नहीं था, लेकिन हर कोई उनकी ताकत देखकर दंग था। अब बारी आती है काई बुफान की। अरीना में पहुंचते ही वो हमेशा की तरह मुस्कुराकर अपना परिचय देता है। वो गर्व से कहता है, मैं हेंगहा डुओ का काई बुफान हूँ। अभी हार मान लो, वरना बाद में पछताओगे। उसका प्रतिद्वंद्वी जाओ वू उसकी बात सुनकर जोर से हंस पड़ता है। वो कहता है, कैसा हेंगहा डुओ, आज तुम्हें मैं घुटनों पर ला दूंगा। लेकिन काई बुफान बिल्कुल शांत रहता है। दोनों बॉडी कल्टीवेटर होने के कारण सीधी ताकत की भिड़ंत होती है। जैसे ही जाओ वू पूरी शक्ति से हमला करता है, काई बुफान बिना पीछे हटे सीधे उसका सामना करता है। सिर्फ एक पंच और जाओ वू पूरी तरह हार मान लेता है। एक और 1 हिट विक्ट्री। दर्शक फिर से चौंक जाते हैं। अब तक वानफा सेक्ट का हर डिसाइपल सिर्फ एक ही वार में मुकाबला खत्म कर रहा था। उधर दूसरे अरीना पर हुआएन का मुकाबला भी शुरू हो जाता है। उसका प्रतिद्वंद्वी तेज सॉर्ड टेक्निक से लगातार हमला करता है, लेकिन हुआएन पहले ही एक फॉर्मेशन बिछा चुका होता है। प्रतिद्वंद्वी अचानक बीच अरीना में पूरी तरह रुक जाता है। उसका शरीर हिल तक नहीं पाता। कुछ ही क्षणों में हुआएन भी मुकाबला जीत जाता है। इस बार ताइकिंग होली लैंड और मुरोंग फैमिली के बड़े एल्डर भी हैरान रह जाते हैं। वे कहते हैं कि हुआएन का फॉर्मेशन टैलेंट असाधारण है। अगर उसे सही रिसोर्सेज मिलें तो भविष्य में वो एक महान फॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर बन सकता है। दूसरी ओर काई बुफान के बॉडी कल्टीवेशन को देखकर मुरोंग फैमिली भी उसे अपने परिवार में शामिल करने की इच्छा जताती है। अब लगभग हर बड़ी शक्ति वानफा सेक्ट के डिसाइपल को अपने साथ जोड़ना चाहती थी। इसी दौरान शुआनयुआन चिंग अपने एक सेवक को बुलाता है। वो उसे एक बेहद कीमती इमॉर्टल वाइन देकर म्यू चिंगचेंग के पास भेजता है। सेवक विनम्रता से कहता है,
यंग मास्टर शुआनयुआन चेंग आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ये उपहार उन्होंने आपके सम्मान में भेजा है। म्यू छिंगचेंग बिना एक पल सोचे साफ मना कर देती है। वो कहती है, कृपया ये उपहार वापस ले जाइए। सेवक दोबारा आग्रह करता है, लेकिन इस बार काई बुफान आगे बढ़ जाता है। वो गुस्से में कहता है, मेरी सीनियर सिस्टर ने मना कर दिया, अब तुरंत यहाँ से निकल जाओ। सेवक स्थिति समझकर बिना बहस किए वापस लौट जाता है। उसके जाते ही काई बुफान गुस्से से बोलता है, ये शुआनयुआन चिंग आखिर खुद को समझता क्या है? अगर अरीना में मिला तो उसकी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। हुआयन उसे शांत रहने की सलाह देता है। म्यू चिंगचेंग भी मुस्कुराकर कहती है, उसे गुस्सा नहीं आया, बस ऐसे लोगों से घृणा होती है। उधर शुआनयुआन चिंग जब सेवक से सब सुनता है तो उसका चेहरा ठंडा पड़ जाता है। इसी समय हुआंगफू सॉन्ग उसे चिढ़ाते हुए कहता है, अगर म्यू चिंगचेंग उसे पसंद नहीं करती तो वो खुद कोशिश कर लेगा। ये सुनते ही शुआनयुआन चिंग की आंखों में किलिंग इंटेंट भर जाती है। दोनों लगभग लड़ने ही वाले थे, लेकिन बाकी जीनियस बीच में आकर उन्हें शांत कर देते हैं। कुछ देर बाद प्रिलिमिनरी राउंड पूरी तरह समाप्त हो जाता है। घोषणा होती है कि कुल 283 प्रतिभागी अगले चरण में पहुंच चुके हैं। इनमें 9 इंपीरियल फोर्सेस के 270 जीनियस भी शामिल हो जाते हैं। अब मिड टूर्नामेंट में कुल 553 प्रतिभागी रह जाते हैं। 1 घंटे बाद फिर से ड्रॉ होगा। यहीं से असली मुकाबले शुरू होंगे। दर्शकों में चर्चा छिड़ जाती है। कुछ लोगों का मानना था कि वॉन्फा सेक्ट के डिसाइपल अब इंपीरियल क्लैन के जीनियस के सामने टिक नहीं पाएंगे, लेकिन कई लोग उनसे सहमत नहीं थे। वे बताते हैं कि इन पांचों के पीछे एक ऐसा रहस्यमय मास्टर है जिसके साथ एक क्वाजी एम्परर डिवाइन फीनिक्स भी रहता है। ऐसे लोगों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुछ ही देर बाद मिड टूर्नामेंट का ड्रॉ शुरू हो जाता है। अब इंपीरियल क्लैन के सभी बड़े जीनियस भी अरीना में उतरते हैं। मुरोंग शुआंग, शेन चिंगलोंग, जियान वूची, शुआनयुआन चिंग। हर बड़े नाम का स्टेडियम तालियों से स्वागत करता है, लेकिन काई बुफान की नजर सिर्फ एक व्यक्ति पर थी। वो दूर खड़े शुआनयुआन चिंग को देखकर मुस्कुराता है और मन ही मन सोचता है, बस एक बार मेरा मुकाबला इससे हो जाए, फिर इसे समझाऊंगा कि वॉन्फा सेक्ट से टकराने की कीमत क्या होती है। ड्रॉ पूरा होने के बाद मिड टूर्नामेंट का पहला मुकाबला शुरू होता है। एक के बाद एक प्रतिभाशाली जीनियस अपनी ताकत दिखाने लगते हैं, लेकिन वॉन्फा सेक्ट के डिसाइपल के लिए ये सब अब भी बहुत आसान था। एक और मुकाबला और एक और आसान जीत। उन्हें देखकर पूरा सेंट्रल रीजन अब सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर वॉन्फा सेक्ट के ये 5 मॉन्स्टर हैं कौन? मिड टूर्नामेंट शुरू होते ही वॉन्फा सेक्ट के 5 डिसाइपल एक बार फिर सबको चौंका देते हैं। हर मुकाबले में सिर्फ एक ही वार और जीत। पूरा स्टेडियम अब खुलकर उनकी ताकत की चर्चा करने लगता है। कई लोग मानने लगे थे कि ये पांचों अब डी रैंक फोर्सेस के सबसे बड़े जीनियस को भी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ये सब सिर्फ किस्मत है। जैसे ही इनका सामना असली टॉप जीनियस से होगा, इनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इसी बीच म्यूरोंग इंपीरियल क्लैन की सबसे प्रतिभाशाली प्रिंसेस म्यूरोंग शुआंग अरीना में उतरती है। उसकी खूबसूरती और प्रतिभा की चर्चा पहले से पूरे सेंट्रल रीजन में थी। उसका प्रतिद्वंद्वी लीसी पूरे आत्मविश्वास से मुकाबला शुरू करता है, लेकिन म्यूरोंग शुआंग सिर्फ एक फ्रॉस्ट फॉर्मेशन चलाती है और अगले ही पल लीसी पूरी तरह हार जाता है। एक और 1 हिट विक्ट्री। इसके बाद ग्युआन सॉर्ड पेविलियन के जीनियस जियान वुचन भी अपनी तलवार से प्रतिद्वंद्वी को एक ही वार में हरा देते हैं। अब सभी समझ जाते हैं कि डी रैंक फोर्सेस के असली मॉन्स्टर भी मैदान में उतर चुके हैं। पेविलियन मास्टर ल्यू वॉन्फा सेक्ट के डिसाइपल से पूछते हैं, क्या ये लोग ध्यान देने लायक हैं? हुआयन शांत होकर जवाब देता है, इनकी सबसे बड़ी ताकत टैलेंट नहीं, बल्कि उनके पास मौजूद रिसोर्सेज हैं। बेहतरीन कल्टीवेशन टेक्निक, पावरफुल मार्शल स्किल्स और मजबूत वेपन्स। अगर सामान्य जीनियस को भी यही सब मिल जाए तो उनमें से कई लोग इनसे कम नहीं होंगे। लेकिन निंग टियान सभी को याद दिलाता है, रिसोर्सेज भी ताकत का ही हिस्सा होते हैं, इसीलिए किसी भी दुश्मन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। सब उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद याओगुआंग होली लैंड की सेंटेस शेंग मेंग्याओ अरीना में उतरती है। उसका हेवनली साउंड सीक्रेट बॉडी इतना शक्तिशाली था कि सिर्फ एक शब्द बोलते ही उसका प्रतिद्वंद्वी पूरी तरह दब जाता है। उसे हार माननी पड़ती है। उधर ताइकिंग होली लैंड का शेन शेंगजी तो और भी निर्दयी साबित होता है। वो सामने वाले को आत्मसमर्पण करने का मौका तक नहीं देता और एक ही वार में उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। अरीना का माहौल लगातार और खतरनाक होता जा रहा था। कुछ देर बाद शुआनयुआन चिंग भी अपना मुकाबला जीत लेता है, लेकिन उसकी नजर अब भी सिर्फ म्यू चिंगचेंग पर ही टिकी हुई थी। राउंड खत्म होने के बाद फिर से ड्रॉ शुरू होता है। अब दूसरे चरण के मुकाबले होने वाले थे। शुआनयुआन चिंग मुस्कुराकर कहता है, दुआ करो कि मेरा मुकाबला तुम लोगों से ना हो, वरना मैं तुम्हें जिंदगी भर याद रहने वाला सबक सिखाऊंगा। म्यू चिंगचेंग बिना उसकी तरफ देखे जवाब देती है, तुम मेरे नाम लेने के भी लायक नहीं हो। काई बुफान भी हंसते हुए कहता है, अगर अरीना में मिले तो तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दूंगा। दूसरा राउंड शुरू होता है। इस बार काई बुफान का मुकाबला ग्युआन सॉर्ड पेविलियन के एक डिसाइपल से होता है। मुकाबला दोस्ताना माहौल में शुरू होता है। कुछ वारों के बाद सामने वाला स्वयं हार मान लेता है। काई बुफान उसकी सॉर्ड स्किल की तारीफ भी करता है और उसकी कमी भी समझाता है। उधर दर्शक अब हैरान रह जाते हैं। इतने मुकाबलों के बाद भी वॉन्फा सेक्ट का कोई भी डिसाइपल अब तक दूसरा वार चलाने पर मजबूर नहीं हुआ था। हर लड़ाई सिर्फ एक मूव में खत्म। अब निंग टियान अरीना में उतरता है। उसका प्रतिद्वंद्वी ल्यू वेनहाओ पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन निंग टियान लगातार 2 पंच मारता है और पूरा मुकाबला वहीं खत्म हो जाता है। ल्यू वेनहाओ पूरी तरह हार जाता है। अब तो कई बड़े जीनियस भी स्वीकार करने लगते हैं कि वॉन्फा सेक्ट के ये 5 डिसाइपल साधारण नहीं है। फिर सबकी नजर सबसे छोटी डिसाइपल निंग यून पर जाती है। सिर्फ 10 साल की उम्र, लेकिन उसकी ताकत देखकर हर कोई स्तब्ध था। कई लोग कहते हैं, अगर 10 साल की उम्र में कोई इतना शक्तिशाली हो तो भविष्य में वो कितना भयानक बनेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी बीच शाओ यून का मुकाबला शुरू होता है। वो जानती थी कि सामने वाला प्रतिद्वंद्वी पहले से कहीं अधिक मजबूत है, इसलिए वो पहली बार मास्टर से मिली एक खास टेक्निक का उपयोग करती है, रिवर्स लाइफ कर्स। टेक्निक सक्रिय होते ही उसका पूरा शरीर चमक उठता है। कुछ ही क्षणों में उसका रूप पूरी तरह बदल जाता है। छोटी बच्ची की जगह अब उसके सामने एक युवती खड़ी थी। हालांकि उसकी असली उम्र नहीं बदली थी, सिर्फ उसका शरीर अपने सबसे श्रेष्ठ रूप में पहुंच गया था। ये देखकर पूरा स्टेडियम स्तब्ध रह गया। किसी ने भी ऐसी रहस्यमयी टेक्निक पहले कभी नहीं देखी थी। और अब वॉन्फा सेक्ट की सबसे छोटी डिसाइपल अपनी
असली ताकत दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। इसके बाद निंग टियान का मुकाबला हेवनली डिडक्शन टावर के सबसे बड़े जीनियस जी हायू से होता है। जी हायू अपनी हेवनली डिडक्शन टेक्निक से पहले ही निंग टियान के हर कदम, हर रास्ते और हर टेक्निक का अनुमान लगा लेता है। पूरा अरीना उसकी डिडक्शन एबिलिटी देखकर दंग रह जाता है, लेकिन निंग टियान बिल्कुल भी घबराता नहीं। वो शांत होकर कहता है कि हेवनली डिडक्शन केवल उन्हीं चीजों का हिसाब लगा सकती है जिनके नियम तय हों, जबकि उसका डाओ किसी एक नियम से बंधा नहीं है। उसके मार्शल आर्ट्स दिल की इच्छा के साथ बदलते रहते हैं। डाओ हर पल नया रूप लेता है, इसलिए उसे कोई पहले से नहीं समझ सकता। जी हायू अपनी सबसे शक्तिशाली फॉर्मेशन बनाकर निंग टियान को चारों तरफ से सील कर देता है। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार सामने वाला बच नहीं पाएगा, लेकिन निंग टियान बिना किसी घबराहट के अपनी टेक्निक बदल देता है। उसकी हर चाल पहले से अलग होती है और डिडक्शन पूरी तरह बेकार साबित हो जाती है। कुछ ही पलों में जी हायू हार मान लेता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत पहली बार किसी के सामने पूरी तरह टूट जाती है। पूरा अरीना अविश्वास में डूब जाता है। अब हर कोई मान चुका था कि वॉनफा सेक्ट के ये पांचों डिसाइपल किसी साधारण सेक्ट से नहीं आए हैं। सभी मुकाबले समाप्त होने के बाद कुल 68 प्रतिभागी फाइनल्स में पहुंचते हैं। अगले दिन फाइनल राउंड होना था, इसलिए सभी अपने अपने ठिकानों पर आराम करने लौट जाते हैं। उधर सेंट्रल रीजन की बड़ी बड़ी फोर्सेस भी गुप्त बैठक करती हैं। सभी सेक्ट मास्टर और होली लैंड के एल्डर्स एक ही बात पर चर्चा करते हैं, वॉनफा सेक्ट के इन पांचों बच्चों की असली पहचान क्या है। किसी को उनकी फिजिक समझ नहीं आती, किसी को उनकी टेक्निक का स्तर समझ नहीं आता, लेकिन सभी एक बात पर सहमत होते हैं कि अगर मौका मिला तो इन पांचों को हर हाल में अपनी फोर्स में शामिल करना होगा, और अगर वे मना करें तो उन्हें जबरदस्ती ले जाया जाएगा। अगले दिन ग्रैंड फाइनल्स शुरू होते हैं। पहले ही मुकाबले में निंग टियान का सामना हुआंगफू क्लैन के सबसे बड़े जीनियस हुआंगफू सॉन्ग से होता है। हुआंगफू सॉन्ग पूरे घमंड से कहता है कि निंग टियान चाहे तो अभी हार मान ले, वरना वो उसकी कल्टीवेशन हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन निंग टियान सिर्फ एक शब्द बोलता है, बहुत बोल लिया। इसके बाद वो सीधे कुनपेंग आर्ट का इस्तेमाल करता है। उसकी सुप्रीम बोन की शक्ति पूरी तरह फूट पड़ती है। कुछ ही सेकंड में हुआंगफू सॉन्ग बुरी तरह घायल होकर अरीना में गिर जाता है। पूरा मुकाबला एक तरफा खत्म हो जाता है। वांगफू क्लैन के एल्डर्स गुस्से से खड़े हो जाते हैं और निंग टियान पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन दूसरे लोग तुरंत उन्हें रोक देते हैं। अरीना के नियम सबके लिए बराबर थे। हारने के बाद बहाने बनाने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन हुआंगफू क्लैन के भीतर एक और खतरनाक योजना जन्म लेती है। वे तय करते हैं कि टूर्नामेंट खत्म होने के बाद निंग टियान को पकड़कर उसकी सुप्रीम बोन निकाल ली जाएगी और उसे हुआंगफू सॉन्ग के शरीर में ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। उधर काई बुफान का मुकाबला मुरोंग शुआन से होता है। मुरोंग शुआन अपनी सबसे शक्तिशाली सॉर्ड टेक्निक चलाता है। हजारों सॉर्ड शी पूरे अरीना में फैल जाती हैं, लेकिन काई बुफान अपनी इंडेस्ट्रक्टिबल वाइल्ड बॉडी सक्रिय कर देता है। सारी सॉर्ड शी उसके शरीर से टकराकर बेअसर हो जाती हैं। मुरोंग शुआन अपनी अंतिम सॉर्ड आर्ट भी चला देता है, लेकिन फिर भी काई बुफान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अंत में मुरोंग शुआन हार जाता है और वॉनफा सेक्ट फिर एक और मुकाबला जीत लेता है। इसके बाद दूसरा ड्रॉ शुरू होता है। इस बार सबसे ज्यादा ध्यान एक मुकाबले पर जाता है, निंग यून बनाम शुआन युआनचिंग। पूरा अरीना सन्न रह जाता है। शुआन युआनचिंग वही व्यक्ति था जिसने पहले म्यू चिंगचेंग को पाने की कोशिश की थी। मुकाबला शुरू होने से पहले भी वो निंग यून को धमकी देता है कि अगर म्यू चिंगचेंग उसकी बात मान ले तो वो इस छोटी बच्ची की जान छोड़ देगा। लेकिन निंग यून उसे घूर कर सिर्फ इतना कहती है, अगर बोलना खत्म हो गया हो तो लड़ाई शुरू करो। शुआन युआनचिंग पूरी ताकत से अपनी इंपीरियल सॉर्ड टेक्निक चलाता है। अनगिनत सॉर्ड शी निंग यून की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन निंग यून सिर्फ शिलिन स्टेप का इस्तेमाल करती है। उसकी चाल इतनी रहस्यमयी होती है कि एक भी सॉर्ड अटैक उसे छू नहीं पाता। शुआन युआनचिंग हैरान रह जाता है। तभी निंग यून पहली बार अपनी असली शक्ति दिखाती है, एंशिएंट हेवी प्यूपिल्स। उसकी आंखें चमक उठती हैं और सामने वाले की हर टेक्निक उसकी नजरों में पूरी तरह साफ दिखाई देने लगती है। फिर वो अपनी अंतिम टेक्निक चलाती है, हेवी प्यूपिल वर्ल्ड एनाइलेशन। पूरी दुनिया जैसे एक पल के लिए रुक जाती है। शुआन युआनचिंग सीधे उस रहस्यमयी शक्ति में फंस जाता है और कुछ ही सेकंड में पूरी तरह हार जाता है। पूरा अरीना खड़ा होकर यह दृश्य देखता रह जाता है। अब सभी एल्डर्स समझ चुके थे कि निंग यून के पास वही एंशिएंट हेवी प्यूपिल्स हैं जिनका अस्तित्व हजारों सालों से सिर्फ कथाओं में सुनने को मिलता था। इसके बाद इंपीरियल क्लैंस और होली लैंड्स एक दूसरे से बोली लगाने लगते हैं। कोई अपनी आधी संपत्ति देने को तैयार था, कोई एम्परर स्क्रिप्चर, कोई क्वाजी एम्परर वेपन, तो कोई मैरिज अलायंस तक की पेशकश कर देता है। लेकिन शुआन युआन क्लैन का पेट्रियार्क गुस्से से ऐलान करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस हेवी प्यूपिल जीनियस को हर हाल में अपने क्लैन में लेकर रहेगा। निंग यून ने शुआन युआनचिंग को हराने के बाद पूरे अरीना में सनसनी मचा दी थी। वापस आते ही वो खुशी से मास्टर के पास दौड़ती है और मासूमियत से पूछती है कि उसने जो डायलॉग बोला था वो कैसा लगा। मास्टर मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ करते हैं और बताते हैं कि अभी उसकी कल्टीवेशन कम है, इसलिए एंशिएंट हेवी प्यूपिल्स की असली शक्ति सामने नहीं आई। जिस दिन वो ग्रेट एम्परर बनेगी सिर्फ एक नजर से एम्परर को भी खत्म कर सकेगी। निंग यून ये सुनकर और भी उत्साहित हो जाती है। वो कहती है कि वो जल्दी बड़ी होकर और भी ताकतवर बनेगी, फिर हर लड़ाई में सबसे शानदार डायलॉग भी बोलेगी। उसकी मासूम बातें सुनकर पूरा वॉनफा सेक्ट हंस पड़ता है। कुछ देर बाद फाइनल्स का अगला ड्रॉ शुरू होता है। अब केवल 17 सबसे बड़े जीनियस बचे थे। सभी फिर से नंबर प्लेट निकालते हैं। इस बार निंग टियान का मुकाबला सेंट्रल रीजन के सबसे शक्तिशाली सॉर्ड जीनियस जियान वूचन से तय होता है, जबकि निंग यून को लकी बाय मिल जाता है और वो सीधे अगले राउंड में पहुंच जाती है। पूरा अरीना इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार करता है। जियान वूचन अपनी 5 एलिमेंट सॉर्ड बॉडी की पूरी शक्ति खोल देता है। उसकी 5 एलिमेंट्स यूनिटी हेवन स्लैशिंग सॉर्ड आर्ट पूरे अरीना को सॉर्ड शी से भर देती है। दूसरी तरफ निंग टियान बिना घबराए अपनी डोमिनेटर फिस्ट से सीधा जवाब देता है। दोनों की टक्कर इतनी भयानक होती है कि पूरा स्टेज कांपने लगता है। पहली बार ऐसा लगता है कि निंग टियान को बराबरी का प्रतिद्वंद्वी मिला है। कई बार सॉर्ड शी और फिस्ट शी टकराती हैं, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटता। आखिरकार जियान वूचन अपनी सबसे शक्तिशाली सॉर्ड टेक्निक चलाता है। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार निंग टियान नहीं बच पाएगा, लेकिन उसी क्षण निंग टियान अपनी सुप्रीम बोन की असली ऑरा बाहर निकाल देता है। इतनी भयानक शक्ति देखकर जियान वूचन समझ जाता है कि अब तक निंग टियान अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था।
कुछ पल बाद वो स्वयं हार मान लेता है। अब टॉप 10 के मुकाबलों का ड्रॉ होता है। हुआ एन का मुकाबला चूसी से तय होता है। काई बुफान को फिर से बाय मिल जाता है, जिससे वो थोड़ा निराश भी हो जाता है क्योंकि वो लड़ना चाहता था। हुआ एन का प्रतिद्वंद्वी कन्फ्यूशन पाथ का सबसे बड़ा जीनियस था। दोनों की लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि डाउ की लड़ाई बन जाती है। सामने वाला कन्फ्यूशियन सेक्रेड लॉ और लिटरेचर ब्लेड का उपयोग करता है, जबकि हुआ एन 5 एलिमेंट्स और मिस्टिक आर्ट्स को एक साथ मिलाकर जवाब देता है। काफी देर तक दोनों बराबरी से लड़ते हैं। आखिर में हुआ एन अपनी टेक्निक को पूरी तरह बदल देता है और 5 एलिमेंट साइकिल की असली शक्ति दिखाता है। सामने वाला जीनियस उसकी ताकत स्वीकार करते हुए हार मान लेता है। हुआ एन की जीत के साथ वॉनफा सेक्ट का एक और डिसाइपल अगले राउंड में पहुंच जाता है। अब म्यू चिंगचेंग की बारी आती है। उसका प्रतिद्वंद्वी मुकाबला शुरू होने से पहले ही उसका अपमान करने लगता है। वो कहता है कि आज पूरे अरीना के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। म्यू चिंगचेंग एक शब्द भी जवाब नहीं देती। वो सीधे अपनी रेनकार्नेशन बॉडी एक्टिवेट कर देती है। पूरा अरीना रहस्यमयी विजन से भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे अनगिनत जन्मों का चक्र एक साथ दिखाई देने लगा हो। सामने वाला जीनियस पहली बार डर महसूस करता है। बड़े बड़े एल्डर्स भी पहचान लेते हैं कि ये लेजेंडरी राइनकार्नेशन बॉडी है, जो 10 सबसे दुर्लभ फिजिक में गिनी जाती है। कुछ ही क्षणों में म्यू चिंगचेंग अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह हरा देती है। अब सभी समझ चुके थे कि वॉनफा सेक्ट के 5 डायरेक्ट डिसाइपल किसी भी लेजेंडरी जीनियस से कम नहीं है। इसके बाद निंगयून का मुकाबला म्यूरोंग शुआंग से होता है। मुरोंग शुआंग भी किसी साधारण जीनियस की तरह नहीं थी। उसके पास प्रोफाउंड यिन डिवाइन बॉडी थी और वो एंशिएंट हेवी प्यूपिल्स की ताकत को परखना चाहती थी। मुकाबला शुरू होते ही निंगयून अपनी हेवी प्यूपिल इल्यूजन टेक्निक चलाती है। मुरोंग शुआंग तुरंत उस इल्यूजन में फंस जाती है और पूरे अरीना में बिना दिशा के हमला करने लगती है। दर्शकों को समझ ही नहीं आता कि वो आखिर किससे लड़ रही है। लेकिन कुछ देर बाद मुरोंग शुआंग अपनी डिवाइन बॉडी की ओरिजिन पावर एक्टिवेट करती है। वो इल्यूजन को तोड़ देती है। पहली बार किसी ने एंशिएंट हेवी प्यूपिल्स की इल्यूजन से बाहर निकलने में सफलता हासिल की थी। इसके बाद दोनों अपनी सबसे शक्तिशाली टेक्निक चलाती हैं। पूरा अरीना रोशनी और स्पिरिचुअल एनर्जी से भर जाता है। आखिर में निंगयून हेवी प्यूपिल्स की असली शक्ति दिखाते हुए एक ही वार में मुरोंग शुआंग को हरा देती है। मुरोंग शुआंग हार स्वीकार कर लेती है और मानती है कि एंशिएंट हेवी प्यूपिल्स सचमुच प्राचीन काल की सबसे भयानक शक्ति है। पूरे अरीना में फिर से वॉनफा सेक्ट की चर्चा शुरू हो जाती है। अब निंग टियान का अगला मुकाबला शेन चांगचिंग से होता है। मुकाबला शुरू होने से पहले शेन चांगचिंग सबको चौंका देता है। वो अपनी असली कल्टीवेशन छिपाए हुए था और अब सीधे सेंट रियल्म में प्रवेश कर चुका था। पूरा स्टेडियम दंग रह जाता है। सभी को लगता है कि इस बार निंग टियान जरूर हार जाएगा, क्योंकि सेंट रियल्म और सेंट एंट्री रियल्म के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। लेकिन निंग टियान बिल्कुल शांत रहता है। वो मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता है, सेंट रियल्म कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू होती है। शेन चांगचिंग अपनी सेंट पावर का पूरा उपयोग करता है, लेकिन निंग टियान हर हमला आसानी से रोक देता है। अंत में वो सुप्रीम बोन की शक्ति और अपनी डोमिनेटर फिस्ट को एक साथ इस्तेमाल करता है। एक ही भयानक प्रहार और शेन चांगचिंग सीधे अरीना में गिर जाता है। सेंट रियल्म का जीनियस निंग टियान के सामने भी टिक नहीं पाता। पूरा अरीना सन्न रह जाता है। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि सेंट रियल्म का प्रतिभाशाली जीनियस भी इतनी आसानी से हार जाएगा। इस तरह वॉनफा सेक्ट के डिसाइपल लगातार एक के बाद एक असंभव जीत हासिल करते हुए टूर्नामेंट के सबसे बड़े दावेदार बन जाते हैं। अब पूरे सेंट्रल रीजन को समझ आ चुका था कि वॉनफा सेक्ट का असली आतंक अभी पूरी तरह सामने आना बाकी है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने इस चैनल को जितना प्यार और सपोर्ट दिया है, उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। लेकिन कुछ कारणों की वजह से इस चैनल पर फिलहाल मुझे वीडियो अपलोड करने में समस्या आ रही है। इसलिए हो सकता है कि मैं कुछ समय तक इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड न कर पाऊं। अगर आप ऐसी ही शानदार मैन हुआ, डोंग हुआ और नॉवल एक्सप्लेन्ड वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो मेरी दूसरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कॉमेंट में मिल जाएगा। और एक जरूरी बात, सीजन 4 अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। जैसे ही सीजन 4 आएगा, मैं उस पर पूरी एक्सप्लेन्ड वीडियो बनाकर सबसे पहले अपलोड करूंगा। तब तक आपको मेरी नई चैनल पर इसी से भी ज्यादा मजेदार और दमदार नई सीरीज देखने को मिलेगी। और अगर इस चैनल की समस्या ठीक हो गई तो मैं यहीं पर भी फिर से नियमित वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा। आखिर में, अगर आप मुझसे इस कहानी से भी बेहतर कोई नई स्टोरी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में न्यू स्टोरी जरूर लिखें। इससे मुझे पता चलेगा कि आप अगली कौन सी सीरीज देखना चाहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।